हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले थे न्यूक्लियस। ओके, पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस बताया था और साथ ही साथ ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक में नहीं होती, बट यूकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, ये आपका बुक बताता है ना। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी। तो क्या कह रहा है, वाई डू यूकैरियोटिक सेल्स नीड दीज ऑर्गेनेल्स। इस ऑर्गेनेल्स की ज़रूरत यूकैरियोटिक सेल्स को क्यों है? बिकॉज यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस इन डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। देखो, यूकैरियोटिक सेल्स क्या करता है, कैरी आउट वेरी लाइफ प्रोसेस, बहुत सारे लाइफ एक्टिविटीज़, लाइफ प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल्स क्या करता है। इसमें डिफरेंट सेल्स ऑर्गन्स की खुद की अपनी अपनी जॉब होती है, सबके अपने स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिनको ये करना होता है ताकि एक सेल क्या करे, जिंदा रह सके, है ना। सेल्स ऑर्गेनिज हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स। सेल ऑर्गेनिज क्या करता है, वो न्यू मटेरियल्स को बिल्ड करता है, रिमूविंग वेस्ट, ओके, एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, और साथ ही साथ सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ अ सेल। ये क्या करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं। अब खुद का वो जो जॉब है वो तो करते हैं, लेकिन साथ में मिलकर काम करते हैं जिससे एक सेल अपना पूरा फंक्शन करता है। इन अदर वर्ड, अ सेल इज लाइक अ टीनी लिविंग फैक्ट्री। सेल क्या है, एक टीनी लिविंग फैक्ट्री। से सेल्स जैसे फैक्ट्रीज में अपने अपने वर्कर काम करते हैं, सबका एक काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे सेल्स के अंदर होता है। विच ईच ऑफ द इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, है ना। तो इसी तरह हम बाकी सेल ऑर्गेनेल्स के सारे ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उनका क्या क्या स्पेसिफिक जॉब है ना। लेट अस एक्सप्लोर दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है किसका, सेल का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है ना। हाउस ऑफ अ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। घबराने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ मैं नोट भी प्रिपेयर करवा रही हूँ जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज में बताया है। द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर दिया है न्यूक्लियर का, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड होती है, बीच में होता है न्यूक्लियोलस, इसका क्या काम है ये भी हम देखेंगे। और जो लेयर्ड होता है ना, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पोर्स लगे होते हैं जिनका काम क्या होता है, चीज़ों का आदान प्रदान करना, यानी कि क्या चीज़ पास होगा, क्या चीज़ एंटर करेगा। और बाकी सारी चीज़ें तो टोटल हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है। इसमें अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिड होता है, क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, कब होती हैं, ये सब आपको पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, इस वीडियो में आप बने रहो और साथ ही साथ सब्सक्राइब लाइक्स जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। विच हैज़ पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो इस पर पोर्स बने होते हैं डबल लेयर मेम्ब्रेन पे, इनका काम क्या होता है, ये अलाउ करता है मटेरियल्स को किससे, साइटोप्लाज्म से, क्या अंदर न्यूक्लियस के अंदर आएगा और क्या साइटोप्लाज्म में जाएगा। द न्यूक्लियोलस इज द डेंस अराउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। जहाँ पे न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है, जहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होती है, सिंथेसिस होती है, ये भी आप समझोगे। दिस सब यूनिट्स देन एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। फिर जब ये सिंथेसिस राइबोसोम्स का जो सब यूनिट्स है इसके अंदर सिंथेसिस हो जाता है जब, तो फिर ये धीरे धीरे एग्जिट होके कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम्स का भी अपना काम होता है, वो आगे आप जानोगे। वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। जहाँ पे एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट असेंबल होता है, जो कि किसको बनाता है, राइबोसोम्स को। ठीक है, आगे देखेंगे। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या करता है बच्चे, क्रोमोसोम कंटेन करता है, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड, जो कि कैसा दिखता है बच्चे, रॉड शेप की तरह। देखो ये है क्रोमोसोम, ये आपको कैसा दिख रहा है, रॉड शेप की तरह दिख रहा है। ठीक है,
स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, बट ये कब बनता है, जब सेल्स डिवाइड होने वाला होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि सेल डिवीजन क्या होता है, ये भी आगे आगे आप पढ़ोगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। इसमें सेल्स क्या होती है, दो भागों में बच्चे बढ़ती है, तभी तो धीरे धीरे डिवाइड होते जाएगा, तो टिश्यूज़ के रिपेयरमेंट होगी और जो भी ग्रोथ होना होगा, सेल्स डिवाइड होगा तभी तो ग्रोथ होगा। अब लेकिन ये कब अपीयर होगा क्रोमोजोम, जब सेल्स डिवाइड होने वाला होता है। क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये क्या कह रहा है कि क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन। अब ये क्रोमोजोम क्या करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, किस तरह का, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि जब सेल्स बढ़ता है ना, सपोज ये पेरेंट सेल है, इसके दो डॉटर सेल हुए, ठीक है, तो पेरेंट सेल्स के क्रोमोजोम में इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कहाँ पे जाएंगे, डॉटर सेल्स में जाएंगे, ठीक है। तभी एक बच्चा अपने माता पिता की तरह दिखाई पड़ता है ना, जीन्स की वजह से। ओके, फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन टू द फॉर्म ऑफ डीएनए, किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके फॉर्म में क्या होता है, ये जनरेशन होता है। फिर क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम किस क्या करता है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स। क्रोमोसोम क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए का होता है एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। ओके, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जीन्स बोलते हैं। सब अभी आपको क्लियर होगा, आगे मैं बताऊंगी। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल्स नहीं डिवाइड हो रहा होता है, जब डिवाइड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम फॉर्म होता है, बट जब नहीं डिवाइड हो रहा होता है तो दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। तो ये डीएनए किस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, क्रोमैटिन के पार्ट में, ठीक है, क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो इसमें आप देखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह ये इंटेंगल्ड होता है। ओके, वेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल्स का डिवाइड होने वाला जैसे ही होता है, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। फिर क्या होता है, जब डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, ये क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्लियर, अब देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगुलर सर्कुलर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक प्रोटीन। तो उनका जो डीएनए होता है, जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है तो उनका जो डीएनए कैसा होता है, एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल जैसा होता है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। तो जो ये जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ना डीएनए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब सपोज ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें मेंबर बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें जो डीएनए कंटेन होता है ये सिंपल एक मॉलिक्यूल जैसा होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब ये और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ये लिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट कर तो स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस, ओके, अब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब इसको फर्स्ट हम क्या कहेंगे, दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो आप क्या लिखोगे, द न्यूक्लियस है ना, इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सबसे पहली बात क्या हो गई कि न्यूक्लियस क्या होता है, इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स, अभी क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए विच स्टोर्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, हाउस
हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, ओके, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। क्योंकि क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट कंटेन्स डीएनए, और डीएनए क्या है बच्चे, सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ना, डीएनए विच स्टोर्स ऑल द जेनेटिक, है ना, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। क्लियर है ये बात, बिल्कुल, ओके। तो इसका पहला पार्ट क्या करेंगे बच्चे, हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने क्या बताया कि सबसे बाहर का लेयर होता है, तो आप क्या लिखोगे, इट इज सराउंडेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय किससे, डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, मैंने बताया इट हैज़ पोर्स, जो कि क्या करता है, मटेरियल्स को न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बिटवीन ट्रांसफर करता है ना। इट हैज़, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, इट हैज़ न्यूक्लियर पोर, आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है, ठीक है, मेरे साथ ही साथ, पोर्स विच अलाउ मटेरियल, ठीक है, विच अलाउ मटेरियल्स टू मूव बिटवीन, है ना, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड चीज हम क्या लिखेंगे, न्यूक्लियोलस, क्योंकि फर्स्ट हमने न्यूक्लियस के बारे में जाना, सेकंड हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में जाना, दूसरा हम जानेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में। क्लियर है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ओके। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है ना। द न्यूक्लियस इज अ डेंस राउंड बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ये पता है। इट मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन लिखेंगे कि इट्स मेन फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है कि इज टू प्रोड्यूस, है ना, प्रोड्यूस, क्या करता था ये, राइबोसोमल सब यूनिट, है ना, राइबोसोमल सब यूनिट को प्रोड्यूस करता है ना, विच लेटर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म राइबोसोम ना, टू फॉर्म राइबोसोम। क्लियर है ये बात। इसका मेन, न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है कि राइबोसोम सब यूनिट प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद में ये कहाँ पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म में, और क्या फॉर्म करता है, राइबोसोम्स। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्रोमैटिड। मैंने बताया था कि जब सेल्स डिवाइड नहीं हो रहा होता है तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या फॉर्म था, क्रोमैटिन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्रोमैटिन। एकदम अच्छे से आपको लिखा दे रही हूँ कि जब आप थॉरली चेक करोगे ना आपका ये जो नोट्स है, आपको सारी चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे, व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, है ना, डीएनए इज प्रेजेंट as
एज थिन थ्रेड लाइक, है ना, थ्रेड लाइक फाइबर्स, कैसा वो दिखते हैं, फाइबर्स की तरह, फाइबर्स कॉल्ड क्या, क्रोमैटिन। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिखेंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अब देखो, व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, है ना, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमैटिन होता है ना, द क्रोमैटिन फाइबर्स बिकम शॉर्ट, ठीक है, बिकम शॉर्ट, थिक एंड कंडेंस, ठीक है। अब ये जब कंडेंस हो जाता है, देन दिस condensed structure are called क्या, क्रोमोसोम्स। एकदम क्लियर हो जाएगा, इसके बाद आपको न्यूक्लियस अब कभी जीवन में नहीं भूलोगे, है ना। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए। जो जो टर्म्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। डीएनए क्या है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, ठीक है, क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, क्लियर। अब इसका फुल फॉर्म भी लिखना है तो लिख लो आप, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। अब देखो दूसरी बात क्या कह रहा है, डीएनए और क्या करता है, डीएनए कैरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन that is passed from किससे, पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है, पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, क्लियर है ना। अब जीन्स की बात करेंगे, ठीक है। अ जीन is a small functional segment of DNA, क्लियर। जो डीएनए का स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट होता है ना उसको जीन्स कहते हैं, ठीक है। जीन्स डिटरमाइंड, ये जो जीन्स है ना बच्चे, यही डिटरमाइंड करता है, डिटरमाइंड आर inherited characteristics such as, क्या क्या चीज़ें ये डिटरमाइन करता है, आई कलर हमारे माता पिता से मिलता है, ठीक है, हेयर कलर और हाइट, ठीक है, क्लियर। अब देखो छोटा सा एक बॉक्स में, है ना, एक चीज़ आपका दिया हुआ है, इसको कभी भी अवॉइड नहीं करना है क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन जाते हैं, शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि जल्दी जल्दी में हम ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में बच्चे जिनका एक स्पेशल फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, क्या, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं आरबीसी, इन ह्यूमन डो नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। ध्यान देना कि ये ऐसा सेल है आरबीसी जिसके सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है।
ऐसा नहीं है कि जब वो बन रहा होता है उस टाइम पे नहीं होता, जब बन रहा होता है उस टाइम पे तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन बच्चा ये त्याग करता है। क्या त्याग करता है, देखो, द absence of a nucleus provide more space to hemoglobin, allowing it to transport a large amount of oxygen to all cell of the body. Since they lack of nucleus, they cannot repair or divide themselves. As a result, their lifespan is short. They survive approximately for 120 days. Do you know any other cells without? देखो क्या कह रहा है कि एक ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जब ये बन रहा होता है बोन मैरो में तब इनके पास न्यूक्लियस होता है। लेकिन कैसे ये खुद को त्याग देते हैं, ये न्यूक्लियस को त्यागते हैं। क्यों त्याग देते हैं? क्योंकि इनको हीमोग्लोबिन कैरी होता है, ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब न्यूक्लियस हटा देंगे तो स्पेस हो जाएगा, तो उस स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाएंगे, ताकि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है ना प्रॉपर, वो पूरी बॉडी में ये पहुंचा देंगे, है ना। कितना बड़ा, इसीलिए ये डिवाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो इनका जो सर्वाइवल पीरियड है ना 120 डेज का ही होता है, ठीक है। और फिर ये आपस फिर क्या होता है, ये डेड हो जाते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम करता है ये बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, है ना। अब क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव, ये भी मैंने बता दिया, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए होता है एक मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और इसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर? चलिए ये भी मैं लिखवाई देती हूँ, जब हम नोट्स बना रहे हैं तो फिर ये चीज़ें क्यों छोड़ें, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चे कि इसके अंदर ना प्रोकैरियोटिक cells do not have true nucleus. ओके, अब their DNA, ठीक है, their DNA is present in a region called the nucleoid. ये जहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर है? तो बच्चे यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। तो मेरे वीडियोस को आप लाइक शेयर ज़रूर कर लो और सब्सक्राइब द बेल आइकन, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चे, आप तब तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।